जी प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकते हैं और क्या क्या करते हैं, कितने ग्रुप्स में हैं वो। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जब उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं या माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम देखेंगे उनको स्लाइड बनाकर, तो उसके अंदर उनका स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है, उनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है, वो कहाँ रहते हैं, कैसी शक्ल के होते हैं, कौन कौन सा सेल उनमें पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर होता है, किसके अंदर नहीं होता है, इन पर एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं अमल करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रोटोजुआ जो ग्रुप है, सबसे इसको कहा जाता है कि प्रिमिटिव इन द वर्ल्ड। तो इनको अगर हम प्रोटोजुआ ग्रुप का देखें तो ये देखिए स्ट्रक्चर प्रोटोजुआ में ये यूग्लिना है, और यूग्लिना देखिए इसका ये फ्लैजिलम से यहाँ ये पहचाने जाते हैं। इनके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये वैक्यूल्स होते हैं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं। तो इस लिहाज से हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर होने की वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं, और हम अपने आँख से इनको नहीं देख सकते हैं। तो ये वर्टिसिला है, ये भी प्रोटोजुआ एक एनिमल है, ये वर्टिसिला। तो पैरामीशियम देखिए, ये पैरामीशियम, यूग्लिना, वर्टिसिला, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अंदर भी आप देखिए ये इसकी पहचान ये होती है कि एक तो इसका एंटीरियर एंड थोड़ा सा जो सिकुड़ा हुआ होता है, पोस्टीरियर एंड जो है फिश की तरह होता है, तो इसको कार्डल एंड भी इसको कहते हैं, टेल साइड। तो इसके अंदर भी देखिए आप न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं, और इनकी पहचान ज़्यादातर होती है सिलिया। ये जो बार आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट्स आर सिलिया। तो सिलिया की वजह से पैरामीशियम पहचाने जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे प्रोटोजुआ का ही एक और एनिमल है, ये देखिए अमीबा। तो अमीबा जो है ये भी प्रोटोजुआन है। तो अमीबा बी डिजीज़ काज करता है, अमीबिक डाइसेंट्री इसको कहते हैं। तो ये देखिए बाइनरी फिशन से ये रिप्रोड्यूस होता है, 1 के 2 बन जाते हैं, और 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन अपनी बढ़ाते रहते हैं सेलुलर डिवीजन की वजह से। तो इसी तरीके से दूसरा ग्रुप जो है बैक्टीरिया, जो दूसरा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये भी हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और नुकसानदा भी हैं, यानी फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदा भी हैं, यानी यूज़फुल भी और हार्मफुल भी इसको हम कह सकते हैं दूसरे इंग्लिश के वर्ड में। तो ये मैंने कुछ मिसालें ली हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया देखिए, जैसे कोकाई होते हैं, कोकाई एक प्लूरल लफ्ज़ है, तो कोकोस कहते हैं सिंगुलर को। तो डिप्लोकोकस ये एक बैक्टीरिया है जो पेड़ में रहता है हमेशा। ये देखिए ये पेड़ बनाता है, हमेशा 2-2 जुड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से ये कोकाई में देखिए आप स्ट्रेप्टोकोकस, ये देखिए चैन बनाते हैं ये देखिए चैन, ये हमेशा आपको चैन नज़र आएंगे जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखेंगे, तो चैन लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। इसी तरीके से स्टेफाइलोकोकस, ये देखिए ये क्लस्टर में होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में अंदर स्लाइड देखेंगे, ऐसे अगर आपको माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ जाएंगे, तो ये दैट्स आर स्टेफाइलोकोकस, ये क्लस्टर में गुच्छा बना होगा, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ऐसे। इसी तरीके से विब्रियो देखिए ज़रा, ये कामा शेप, जो इंग्लिश में हम कामा डालते हैं लिखते वक्त, कामा से सेपरेट करते हैं चीज़ें, इसके कामा शेप ये होते हैं। तो ये विब्रियो, इस तरीके से ये कोकाई में, ये भी कोकाई में आता है। तो बेसिलस में देखिए लैक्टोबेसिलस, जो हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, तो ये यूज़फुल हो गए। तो इसलिए ये रॉड शेप्ड होती है, ये अगर दही में आप देखेंगे तो रॉड शेप्ड आपको ऐसे बैक्टीरिया नज़र आएंगे। इसी तरीके से स्पाइरिलम है। तो स्पाइरिलम, ये जो बैक्टीरिया हैं ये थोड़े से कर्व होते हैं, स्पायर होते हैं, कर्व शेप्ड होते हैं। तो ये देखिए स्पाइरिलम। तो ये बैक्टीरिया जो हैं ये हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये माइक्रोस्कोपिक हैं, ऐसे हमें हवा में नज़र नहीं आएंगे, पानी में नज़र नहीं आएंगे। एक पानी के ड्रॉप में मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं फॉर यूर। इस तरीके से बच्चों एल्गी, ये भी मैंने कहा होगा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और एल्गी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। एल्गी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम बनाते हैं, और एल्गी से बड़ी मेडिसिन भी बनती हैं और यूज़फुल है, हमारी फ्रेंड हो गई एल्गी। तो एल्गी देखिए, एल्गी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं उनमें देखिए आप ये क्लमाइडोमोनस, तो ये देखिए इसमें भी इसकी पहचान जो है ये फ्लैजिलम से है, फ्लैजिलिया इसके अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियस और ये आइस पार्ट, और इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर एल्गी का नज़र आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रही बात बैक्टीरिया और उसकी। अब मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ
वो है फंगस की, फंगाई। तो फंगाई भी हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं, यूज़फुल और हार्मफुल भी हैं। तो ये नुकसानदेह भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। ये देखो एडिबल मशरूम्स हैं, दीज आर फंजाई। मशरूम हम खाते हैं और बाज़ार में भी 200-250 रुपये किलो ये जो है हमें बिकती है। और बहुत सारी मशरूम की स्पीशीज़ जो है हमारे लिए मौत का सबब भी बन सकती हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, उनसे मेडिसिन भी बनती है और बड़ी वैल्यूएबल होती हैं और न्यूट्रिशियस होती हैं। जैसे टेंगरी मशरूम हम खाते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, इसी तरीके से। लेकिन मशरूम पॉइजनस भी होती है, जैसे ब्रेटिनिका ये मशरूम है, इससे हमारे अंदर जहर पैदा हो सकता है और हम मर सकते हैं। इसी तरीके से मशरूम जो है हमारे बच्चों पर हम कहते हैं दद्दर निकल गई, ये रिंग जो बनते हैं, ये जो रिंग ये कभी टांग पे बनते हैं, कभी हाथ पे बनते हैं और कभी बाजू पे बनते हैं, पाँव पे बनते हैं ये रिंग। तो ये रिंग जो है ये भी हमें मशरूम की वजह से बनते हैं। तो यहाँ से पता चला कि मशरूम जो है फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। तो मशरूम के बाद हम बच्चे चलते हैं वायरस पे, जो आज का हमारा बहुत बड़ा एक क्राइसिस वक्त चल रहा है कि वायरस कोरोना वायरस। तो वायरस के बारे में बच्चों के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है कि वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वायरस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। अ वायरस इज़ ए चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, DNA RNA, क्योंकि DNA और RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, विच लिव्स इन ए होस्ट सेल, यानी मेहमानी खाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जाते हैं किसी होस्ट में। तो इट यूजेस पार्ट्स ऑफ द सेलुलर मशीनरी ऑफ टू रिप्रोड्यूस एंड रिलीज द रेप्लिकेटेड न्यूक्लिक एसिड चैन टू इन्फेक्ट मोर सेल्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से आपको मैं बता दूं बच्चों कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है आपके बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस जो है वो क्वाइट डिफरेंट है। वायरस जो है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वायरस के अंदर अपनी मेटाबॉलिज्म नहीं होते हैं, वायरस के ऊपर जो है एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करती हैं, और वायरस जो है वो एक बॉर्डर है, यानी दो मुल्कों के बीच में जो एक बॉर्डर लाइन होती है, जो तारबंदी होती है, उसमें है। ना ये जिंदा है ना ये मुर्दा है, ना ये नॉन लिविंग में आते हैं ना लिविंग में आते हैं, लेकिन लिविंग सेल्स के अंदर अटैक करके उनके साथ जुड़ के फिर उनके सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। जब ये किसी के साथ अटैच होंगे, किसी लिविंग सेल्स पे आ जाएंगे, तब ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। तब इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है दूसरे की इस्तेमाल करके, यानी दूसरे के सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इस्तेमाल करके ये जो है रेप्लिकेट करते हैं और इन्फेक्शन करते हैं वायरस। और वायरस की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं दुनिया के अंदर, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वायरस जो है, वायरस इज ऑफन होस्ट इन ए प्रोटीन कोट और प्रोटीन इन्वेल्प ए प्रोटेक्टिव कवरिंग विच अलोज द वायरस टू सर्वाइव बिटवीन होस्ट। अब ये देखिए इसकी वायरस की, आप देखिए ये जो इन्वेल्प है, इसकी प्रोटीन कोट इसको बोलते हैं, इसके साथ ये जुड़ता है पहले सेल के अंदर। ये प्रोटीन कोट जो बाहर अपने माचिस टाइप के आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं, दिस इज प्रोटीन कोट, प्रोटीन एनवेल्प। तो इसके साथ ये इसका न्यूक्लिक एसिड है इसके बीच में, तो ये कोट बनाता है, हार्ड कोट बनाता है, जिस पर ना कोई मेडिसिन एक्ट कर सकती है ना कोई चीज़ एक्ट कर सकती है, और ये इस तरीके से बाकी सेल्स के अंदर से जुड़ता रहता है और उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को यूज़ करके रिप्रोड्यूस करता है और मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, जिस तरीके से ये जो है बीमारी फैलाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। और वायरस जो है, ये वायरस को कैरी करने में वेक्टर्स भी रोल अदा करते हैं और ह्यूमन बीइंग भी रोल अदा करते हैं। इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड दैट इज कॉमन कोल्ड, ऑल दीज डिजीजेस आर caused by this virus, and nowadays that is coronavirus causing death of the human beings all over the world। तो वायरस जो है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सबसे छोटा है लेकिन सबसे मोटा है, छोटा है और सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। तो वायरस बहुत सारी बीमारी काज करता है। पोलियो माइलिटिस जो बीमारी है, ये भी वायरस की वजह से होती है। तो वायरस जो है एक ख़तरनाक चीज़ है हमारे माहौल के अंदर, हमारी दुनिया भर के अंदर। तो वायरस के बारे में स्टडी करना
और ख़ास करके माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जो स्टडी करेंगे उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी का काम ना सिर्फ बच्चों 8वीं क्लास के लिए या 9th के लिए 10th के लिए, बल्कि हमारी सोशल लाइफ, हमारी घरेलू लाइफ, हम जो लाइफ जीते हैं हाइजीनिक लाइफ नहीं होती है, उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी बहुत ज़रूरी है। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर घर में जो है इतनी हाइजीनिक, मैं समझता हूँ कि हमारा सोशल कल्चर नहीं है, तो हाइजीनिक रहने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इसके साथ ही मैंने जैसे आपको 5 के 5 बता दिए कि हमारे 5 मेजर ग्रुप थे, जो प्रोटोजुआ, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। तो ये मेजर ग्रुप्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे दुश्मन भी हैं और कुछ हमारे दोस्त भी हैं। जैसे कि 8th का पहला चैप्टर ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फू। तो इसी तरीके से मैं अब आपको कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि विच ऑर्गेनिज्म काज कोल्ड एंड फ्लू, दैट इज वायरस। विच ऑर्गेनिज्म काज टाइफाइड एंड टीबी, दैट इज बैक्टीरिया। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डायरिया एंड मलेरिया, प्रोटोजुआ। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज पोलियो, दैट इज वायरस। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है ये भी डिस्कवर की गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पेनिसिलिन से। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। तो डिजीज काज्ड बाय वायरस, वायरस से कौन कौन सी बीमारी जो है हो सकती है, तो पोलियो, माइलिटिस, वायरल डाइसेंट्री, कोल्ड एंड फीवर, फ्लू, इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स। ये 5 खतरनाक बीमारी जो है वायरस जो है हम पे करता है। तो इंसान के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, नोज, थ्रोट, माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एटसेट्रा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से प्लांट वायरस भी होते हैं और एनिमल वायरस भी होते हैं। प्लांट वायरस आ गया TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, और एनिमल वायरस हो गया FMD, फूट माउथ डिजीज वायरस, देन मीजल वायरस। तो एंटीबायोटिक वायरस पे अटैक नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक उन पे असर नहीं कर सकते, इसलिए वो एक अपना प्रोटेक्टिव कोड बना लेता है और अटैच कर लेता है प्रोटीन इन्वेल्व के साथ, किसी दूसरे सेल के साथ, और बीमारी काज करता है। बच्चों अब देखो, लास्ट में आपकी जानकारी के लिए मैं ये शीट मैंने ये तैयार की है, इसमें आप पॉइंट नोट भी रखेंगे, और कुछ मैं अपने देसी ज़बान में भी आपको बोलूँगा कि कैसे कौन कौन सी बीमारी हमें लग सकती हैं जो हमें इंग्लिश ज़बान में समझ नहीं आती है, साइंटिफिक लैंग्वेज में समझ नहीं आती हैं। तो देखिए मेजर ग्रुप जैसे मैंने कहा कि प्रोटोजुआ है, ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। एग्जांपल इसकी मैंने दी थी यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास। तो यूज़फुल कहाँ पर हो सकते हैं, ये हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, तो ये देखिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, मलेरिया, डायरिया, डाइसेंट्री और लूज मोशन और वोमिटिंग, ये सारे के सारे हमें प्रोटोजुआ से ही हो सकते हैं। हैबिटेट इनकी कहाँ रहते हैं ये, तो ड्राई वाटर मतलब है ये डर्टी वाटर में और पॉन्ड वाटर में, स्टैगनेंट वाटर में, जहाँ पर रुका हुआ पानी हो काफ़ी देर से, हो मॉस्किटोज़ के अंदर और ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर और हाई आई वगैरह के अंदर भी ये रह सकते हैं। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया हैं, तो ये ना ही एग देते हैं ना ही बर्थ देते हैं, ये बाइनरी फिशन से जो है ये इनकी रिप्रोडक्शन होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से ऐसे ऑन। तो इसी तरीके से यूज़फुल कैसे होते हैं बैक्टीरिया, साइल बनाते हैं, जैसे डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिके मटेरियल को, तो साइल बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। और ये फिर हार्मफुल कैसे होंगे, खाना ख़राब करते हैं, खाना बचाने में भी हेल्प करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजिशन करते हैं, जो जैसे कि डेड एंड डिके मटेरियल को डिकम्पोज करके साइल फर्टिलाइजेशन में काम देते हैं। तो हार्मफुल कैसे आ सकते हैं, TB काज करते हैं बैक्टीरिया, टाइफाइड करते हैं, और कॉलरा जिसको हैजा कहते हैं ये कहते हैं, और प्लेग की बीमारी ये करते हैं। तो हैबिटेट बैक्टीरिया लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में और ह्यूमन गट में भी ये रहते हैं। तो फंगाई, तो ये प्लूरल है और फंगस सिंगुलर लफ्ज़ होता है। तो इसमें यीस्ट और मोल्ड इसके 2 बड़े ग्रुप हैं। यीस्ट जो है ब्रेड बनाने में आपको पता है काम आते हैं, और इडली डोसा बनाने में भी काम आते हैं। तो हार्मफुल क्या है इसका, कि दाग, जैसे इसको हम दद्र वगैरह कहते हैं, दाग है होता है, और फ्रूट्स ख़राब करते हैं, एलर्जी करते हैं, ये खुजली वगैरह, और उसके बाद डेंड्रफ, बालों में डेंड्रफ वगैरह जो है ये भी फंजाई से होता है। तो यूज़फुल फॉर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन से बनता है फंगस से, तो मशरूम जो है ये यूज़फुल है, तो ब्रेड बनाने में काम करते हैं, केक बनाने में काम आते हैं, इडली बनाने में काम आते हैं, डोसा बनाने में काम आते हैं, वाइन्स बनाने में काम आते हैं, बीज बनाने में काम आते हैं। तो हैबिटेट लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बोथ पे ये पाए जाते हैं।
तो इस तरीके से एल्गी मैंने जैसे पहले बताया आपको कि बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो एल्गी जो है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी अकर्स इन स्प्रिंग्स, एस्टरीज, सेडिमेंट्स एंड ओशियंस to help in production of organic matter through photosynthesis which provides food to aquatic animals। तो उसके बाद है मेडिसिनल फूड एंड कॉस्मेटिक में काम आता है कैल्प, जो एक ये है एल्गी है, ब्राउन एल्गी इज रिच सोर्स ऑफ सिलिका, फाइन सिलिका। तो बिली ग्रीन एल्गी जो है यूज एज ए फर्टिलाइजर, नॉस्टिक एंड एनाबिनस की एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। तो वायरस तो स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तो ये सर्दी खांसी और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं सर्दी खांसी बुखार और गला बंद वगैरह, ये जो है इस किस्म की जो है बीमारियाँ सिम्टम्स होती हैं इसकी। तो इस तरीके से कोल्ड हार्म, सर्दी है, खांसी है और चिकन पॉक्स है, खसरा है, ये बीमारियाँ होती हैं। तो हैबिटेट कहाँ रहता है? खसरा के रोगी में ये पाया जाता है, चिकन पॉक्स के रोगी में ये पाया जा सकता है। तो दे आर स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स, दे कैन ग्रो ऑन देयर ओन, दे आर मोस्टली हार्मफुल एंड कॉज ए नंबर ऑफ डिजीज।